हेलो दोस्तों, आइल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वन लाइनर किसका, गुप्त काल का। आज हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल, मतलब कि गुप्त काल के बाद के काल को क्या कहते हैं, गुप्तोत्तर काल कहते हैं। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलिए तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो किसने की थी, तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, हर्षवर्धन था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था, 606 ईस्वी में बैठा था। ये भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी गद्दी पे कब बैठा था, 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था, वान भट्ट। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि वान भट्ट था। चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन था, हर्षवर्धन के वह समकालीन था। मतलब कि जिस वक्त हर्षवर्धन का शासन चल रहा था उसी वक्त हेनसांग जो है भारत आया था। ठीक है, हेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समकालीन था, हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों। हर्षचरित नामक किसने लिखा था, हर्षचरित जो है वान भट्ट ने लिखा था। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। हर्षचरित किसने लिखा था, हर्षचरित जो है वह वान भट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन ने क्या किया, रत्नावली नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से मिलती है। दोस्तों इस चीज़ को याद कर लेंगे। मैंने जितने भी मैंने लाया है वो सारे ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सारे वन लाइनर को आप अच्छा से याद कर लेंगे। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो संघर्ष हुआ वह उसकी जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, तो कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी। ठीक, शकलोत्तरापथनाथ किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शशांक जो कौन था, वह हर्षवर्धन के समकालीन था। मतलब शशांक जो था वह हर्षवर्धन के समकालीन था। गुप्त काल के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने ही किया था। वर्धन वंश के जो था हर्षवर्धन, उसने ही किया था। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो वह प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी, वर्तमान में कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, थानेश्वर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी वह कहाँ है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज कहाँ है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज कहाँ है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो मथुरा था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वह मथुरा था। ठीक है, चीन यात्री हेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को याद कर लेंगे, दिमाग में अच्छे से इसको याद कर लेंगे। हेनसांग जो था चीन यात्री, उसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर आ जाया करते हैं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कुंभ का जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुंभ के मेले का शुभारंभ भी किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने ही किया था। मतलब हर्षवर्धन ने ही कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान में दे दिया। 100 ग्राम की जो आय होती है उसको दान में किसने दे दिया, तो हर्षवर्धन ने दे दिया। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर। भूमि पर जो कर लगता था उसे भूमि कर कहते हैं, और यही भूमि कर जो है पुष्यभूति काल में राज्य की आय का एक मुख्य साधन हुआ करता था। इस चीज़ को भी याद कर लेंगे दोस्तों। पुष्यभूति काल में भूमि कर पैदावार का कितना लिया जाता था, तो 8/6वां 1/6वां भाग। पुष्यभूति काल में भूमि कर जो है वह कितना लिया जाता था, तो 1/6वां भाग जो है लिया जाता था।
हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो वह शीलभद्र था। इस चीज़ को याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख, यह दो अभिलेख याद कर लीजिएगा दोस्तों। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? तो परमेश्वर कहा गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि हर्षवर्धन को मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में क्या कहा गया है? तो परमेश्वर कहा गया है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो कश्मीर का इतिहास जो है वह राजतरंगिणी ग्रंथ में है, ठीक है। याद कर लेंगे दोस्तों, कश्मीर के इतिहास के किस ग्रंथ में है? तो राजतरंगिणी ग्रंथ में है। राजतरंगिणी ग्रंथ किसने लिखा है? तो कल्हण ने लिखा है। इसमें नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो इस चीज़ को नोट भी कर लें। कल्हण जो है, कल्हण ने जो है राजतरंगिणी की ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ कल्हण ने लिखा है। यह देखिए दोस्तों, यह भी आ ही गया, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कल्हण ने लिखी है। कारकोट वंश, कारकोट वंश की स्थापना किसने की है? तो दुर्लभवर्धन ने। दुर्लभवर्धन ने किस वंश की स्थापना की? कारकोट वंश की स्थापना की। अवंती नगर, अवंती नगर नामक नगर को अवंती वर्मन शासक ने बसाया था। अवंती नगर शासक नगर को किसने बसाया? तो अवंती वर्मन शासक ने बसाया। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो 643 ईस्वी में किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन स्थापित हुआ? तो यशोवर्मन का स्थापित हुआ। मतलब कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो है वह यशोवर्मन का शासन स्थापित हुआ। हेनसांग की रचना का नाम क्या है? सी यू की। इस चीज़ को याद कर लेंगे दोस्तों, ये भी बहुत भी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सी यू की, हर्षवर्धन की रचना का नाम जो है वह सी यू की है, ठीक है। शशांक जो था, शशांक वो किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? परम भट्टारक नरेश। परम भट्टारक नरेश जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। मतलब हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये भी अक्सर आ ही जाता है एग्जामिनेशन में। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पे? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? हर्ष की पराजय हुई थी, पुलकेशिन उसमें विजय हुआ था। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है वह नर्मदा नदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और पुलकेशिन की द्वितीय जो है वह विजय हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग वह किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था। हेनसांग, चीनी यात्री जो हेनसांग था वह किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो जो मैं ला रहा हूँ, यह सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को आगे निरंतर जारी रखिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है।